Okay. Good morning, good afternoon, good evening to everyone. So this is our day 3, and in day 3 video we'll start doing the revision with organizing, staffing and directing. This 3 chapter is quite huge, and this 3 chapter consists of very important part in part A of BST. So chapter 1 is principles of management, chapter 1 is nature and significance of management, chapter 2 is principles of management, chapter 3 business environment में only 5 dimension पॉलिटिकल बिजनेस जो 5 डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट है उसमें से केस स्टडीज पक्का आएंगे. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को विल क्विकली रिवाइज बट एट द एंड. नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट तो हम लोग पूरे साल पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो दैट्स अ इजी पार्ट. कंट्रोलिंग इज अ इजी पार्ट फ्रॉम पार्ट ए. द मोस्ट डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेटेड पार्ट ये जो 3 चैप्टर है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग, जिसको आज हम कंप्लीट करेंगे प्रॉपर तरीके से. सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स प्रोसीड. So let's start. Name of the chapter is organizing. Organizing means, as we know, there are 5 functions of management: planning, organizing, staffing, directing, controlling. There are 5 functions of management. What is the meaning of management? Management is an art of work, getting things done with the help of others. Management एक आर्ट होता है, एक कला होती है जिससे कि किसी और से आप कैसे काम करवा पा रहे हो, that is called management. मैनेजमेंट को कंप्लीट करने के लिए वी नीड टू फॉलो 5 सिंपल स्टेप्स विच इज ऑल्सो नोन एज 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. सो देर आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए वी नीड दिस 5 थिंग्स. 5 चीजों में, और ये सिंक्रोनाइज में होना चाहिए. सबसे पहले किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए वी नीड प्लानिंग. प्लानिंग मीन्स प्लानिंग इन्वॉल्व किसी भी चीज को स्टार्ट करने के लिए क्या प्रोजेक्ट होगा, क्या फ्रेमवर्क होगा, कैसे चीजें सिंक्रोनाइज होगी, कैसे चीजों को आगे करना है. इन अ सिंपल लैंग्वेज, इफ आई से इन अ सिंपल लैंग्वेज, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु विल डू इट. क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कौन करेगा और किस तरीके से होगा, दैट इज ऑल कंसिडर्ड एज प्लानिंग. नेक्स्ट, आफ्टर प्लानिंग, अगर हमने ये कर लिया कि क्या होगा, कैसे होगा, सिंक्रोनाइज कर लिया, सीक्वेंस कर लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद हमारा सेकेंड स्टेप आता है ऑर्गेनाइजिंग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग, जो कि हमारा चैप्टर भी है. ऑर्गेनाइजिंग का मतलब चीजों को डिपार्टमेंट वाइज, चीजों को प्रॉपर जगह पे सेट करना, जिससे कि हमें अपना रिजल्ट, अपना गोल तुरंत अचीव करता हुआ समझ में. जिसका जो काम है उसको उस डिपार्टमेंट में देना, जिसका जो जगह है उसको प्रॉपर जगह पे रखना. ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स टू किसका क्या डिपार्टमेंट है, किसका क्या कैटेगरी है, और उसको प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करना इज ऑर्गेनाइजिंग. As we can see here, it refers to identifying and grouping different activities in the organization and bringing together human and non-human resources. अच्छा, what is the meaning of human resources? Human resources का मतलब होता है हम लोग भी किसी काम को कंप्लीट करने के लिए we are the resources. किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए ऐसे ही सब मशीन नहीं कर देंगे. रिसोर्सेज के तौर पर ह्यूमन रिसोर्सेज भी चाहिए होता है, एज वेल एज नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज. अगर आज हम ये क्लास ले रहे हैं तो आई नीड ऑब्वियसली I am the example of human resources, but this pen, this tab, this phone, this internet, all these are called non-human resources to achieve organizational goal. किसी भी काम को करने के लिए अगर प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइजिंग होगी चीजें, ऑर्गेनाइज होंगी चीजें डिपार्टमेंट वाइज, सीक्वेंस वाइज, एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीवन, देन यू कैन अचीव योर रिजल्ट efficiently and effectively. Next we have steps in organizing process, and this is very important. As we know, we have 5 functions of management: planning, organizing, staffing, directing, controlling. इन 5 functions of management में only we don't have directing का steps. बाकी प्लानिंग का स्टेप्स है, ऑर्गेनाइजिंग का स्टेप्स है, स्टाफिंग का भी स्टेप्स है, कंट्रोलिंग का भी स्टेप्स है, बट वी डोंट हैव डायरेक्टिंग का स्टेप्स. प्लानिंग में वी हैव 7 steps. And in organizing, because we are doing organizing, so we'll discuss about organizing. Organizing में we have 4 steps: identification and division of work. सबसे पहला steps. अच्छा, what is the meaning of steps? किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए we need to know कि क्या steps है, क्या नहीं. steps मतलब sequence, किस तरीके से काम को कंप्लीट करना है is known as steps.
सबसे पहला ऑर्गेनाइजिंग स्टेज को परफॉर्म करना है या ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन को परफॉर्म करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इज, सबसे पहले ये देखना है कि हमारे पास काम क्या है। सपोज इफ आई टेक एन एग्जाम्पल कि आपने एक नया ऑर्गेनाइजेशन खोला, नया बिजनेस खोला, यू नीड टू हायर पीपल। आपने क्या बिजनेस करना है क्या नहीं वो सब तो प्लानिंग में आ गया। अब उसको एग्जीक्यूट करने के लिए यू नीड टू हायर पीपल। तो हायर क्या डिपार्टमेंट के लिए, मतलब किस काम के लिए आपको चाहिए लोग, वो जानना। तो दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन एंड डिविजन ऑफ वर्क। सबसे पहले आपको ये पता लगाओ कि आपके बिजनेस में काम क्या है, उस काम को करने के लिए आइडेंटिफाई करो और काम को बांट दो। उसके बाद अगर आपके पास काम है तो उसको डिपार्टमेंट में डाल दो। डिपार्टमेंट में डाल दो मतलब जैसे सपोज अगर हम मैं किसी एक इंस्टीट्यूशन का एग्जांपल लूँ, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, आप लोग के स्कूल का एग्जांपल लूँ। स्कूल में देयर आर आफ्टर क्लास 10 वी हैव 3 स्ट्रीम, साइंस कॉमर्स ह्यूमैनिटीज। तो साइंस कॉमर्स ह्यूमैनिटीज अगर हमारे पास स्ट्रीम है तो साइंस में अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये बायोलॉजी, ये सब। कॉमर्स में अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, FMM, ऑल दीज आर द डिपार्टमेंट। तो चीजों को डिपार्टमेंट करो कि अकाउंटेंसी बिलोंग्स टू कॉमर्स, फिजिक्स बिलोंग्स टू साइंस, हिस्ट्री बिलोंग्स टू ह्यूमैनिटीज। तो डिपार्टमेंट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आइडेंटिफिकेशन एंड डिविजन ऑफ वर्क, देन डिपार्टमेंट बनाएंगे। देन असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, सारे को सारा काम बांट देंगे। आप ये पकड़े, आप ये काम करेंगे, आप ये काम करेंगे, आप ये काम करेंगे। जैसे मेरे को क्या असाइन किया जाता है, आई हैव बीन असाइन विद द सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स कि यू विल टेक कॉमर्स सब्जेक्ट, यू विल टीच अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज। तो असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज मतलब आपको काम दे दिया जाएगा। एंड देन काम देने के बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, सिंस आई एम नॉट द प्रिंसिपल, आई एम नॉट द वाइस प्रिंसिपल, आई नीड टू रिपोर्ट समवन। तो स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, मेरे काम को भी जज किया जाता है, मेरे काम को भी परफॉर्मेंस चेक किया जाता है, रेटिंग दिया जाता है और उसके बेसिस पे हम किसको रिपोर्ट कर रहे हैं किसको नहीं, ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग, किसी भी चीज को ऑर्गेनाइज करने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, क्या इंपॉर्टेंस है, आइडेंटिफिकेशन एंड डिविजन ऑफ वर्क। नेक्स्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन, डिपार्टमेंट में कर देना, जो एक सेम सिमिलर ग्रुप के हैं उसको डिपार्टमेंट में कर दो। डिपार्टमेंट में करने के बाद काम को बांट दो, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, एंड लास्ट आपका एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। नेक्स्ट वी हैव, क्योंकि हम लोग अगर 5 फंक्शंस पढ़ रहे हैं, 5 फंक्शंस में दिस इज माय सेकंड फंक्शन। तो सेकंड फंक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाई ऑर्गेनाइजिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला स्पेशलाइजेशन। आई होप यू ऑल नो द मीनिंग ऑफ स्पेशलाइजेशन। क्या होता है स्पेशलाइजेशन, जिसको जो काम आता है उसको वही करना चाहिए। आई नो कॉमर्स सब्जेक्ट, आई नो अकाउंटेंसी, इफ आई हैव बीन अलॉटेड विद द मैथ्स और इंग्लिश और हिंदी और SST, तो हम खुद ही पढ़ते या सामने वाला पर्सन ही पढ़ लेता, या तो हम ही खुद पढ़ लेते या सामने। पर अकाउंटेंसी पढ़ाने के लिए या BST पढ़ाने के लिए या कुछ करने के लिए मेरे को नोट्स का या बुक्स का जरूरत नहीं होता है। लाइक सपोज आपने ये जो नोट्स देख रहे हो, ये जो फ्लैश हो रहा है आपके स्क्रीन पर, वो जो नोट्स है ये मेरा बनाया हुआ है। अब बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, ये तो हेडिंग है, इसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, इसको एक्सप्लेन करोगे देन यू विल गेट द मार्क्स। तो बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, इसमें क्या बोलना है क्या नहीं, क्या समझाना है स्टूडेंट्स को, वो सब पता होना चाहिए। अब SST में कोई बोल दे कि 1961 में क्या हुआ था, बिना पढ़े तो हम बता भी नहीं पाएंगे और पढ़ने के बाद भी नहीं बता पाएंगे। क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, आपको आपका काम ऑर्गेनाइजिंग का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको जो काम दिया जा रहा है एक तो वो स्पेशलाइज्ड होना चाहिए फर्स्ट, दूसरा उसको अपना काम के बारे में पूरा क्लियरिटी होना चाहिए। पूरा क्लियरिटी एज इन कि उसको करना क्या है, किसको रिपोर्ट करना है, किस डिपार्टमेंट में बिलोंग करता है, उसको सब चीज का क्लियरिटी होना चाहिए। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मेरा फेवरेट, जो मेरे स्टूडेंट है उनको ये पता होगा कि मेरा दिस इज माय फेवरेट टर्म, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज आपके पास है उसको किस तरीके से आप मैक्सिमम यूटिलाइज करके बिजनेस के लिए बेनिफिट ला सकते हो। एडेप्शन टू चेंज इज नोन एज फ्लेक्सिबिलिटी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी? फ्लेक्सिबिलिटी, जैसा सिचुएशन वैसा काम करेंगे। लाइक आज अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है LPG क्राइसिस, तो ये वो वॉर, ये सब, इन सब के बीच में अब वापस से ट्रेंडिंग में आ रहा है या र्यूमर सुनने को मिल रहा है कि देयर कुड बी अ प्रॉपर लॉकडाउन इन फ्यू डेज। तो वो जो लॉकडाउन होगा वो फ्लेक्सिबिलिटी, अगर लॉकडाउन है तो आप अपने आप को कैसे सर्वाइव करोगे, आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे। द वे वी हैव हैंडल्ड द कोविड सिचुएशन, इन द सेम वे वी नीड टू हैंडल दिस सिचुएशन एज वेल। तो उसको बोलते हैं एडेप्शन टू चेंज। ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अचानक से कोई चीजें आ गई,
तो आप अपने आप को कैसे अडॉप्शन करोगे, दैट इज इम्पोर्टेंट। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, सारा चीज प्रॉपर तरीके से इफेक्टिव होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन, सारा डिपार्टमेंट, सारा सिस्टम, इसमें सिस्टम ही आता है नॉर्मली, सिस्टम प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल, PERSONNEL, पर्सनल का मतलब होता है इंडिविजुअल, एक पर्सन का अपना प्रॉपर डेवलपमेंट होना चाहिए। एंड एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, तो वाई ऑर्गेनाइजिंग इज इंपॉर्टेंट, स्पेशलाइजेशन मिलता है, वर्किंग रिलेशनशिप क्लियर होता है, रिसोर्सेज प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज होते हैं, एडेप्शन फ्लेक्सिबिलिटी आता है, सिस्टम इफेक्टिव होता है, इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होता है, और ऑब्वियसली ये सारी चीजें होंगी तो बिजनेस का एक्सपेंशन और ग्रोथ होगा ही। क्लियर? सो नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मीन्स किसी भी सिस्टम, किसी भी चीज को फॉलो करने के लिए एक बिजनेस का स्ट्रक्चर, एक बिजनेस का सिस्टम होना जरूरी है कि क्या सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, किस तरीके से बिजनेस को चलाना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट रेफर्स टू द फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म्ड। मैनेजेरियल मतलब किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या प्रॉपर तरीका होगा, क्या एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होगा, क्या डिसिप्लिन होगा, क्या रूल्स रेगुलेशन होगा, एक फ्रेमवर्क, एक गाइडलाइन बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोसीड इन अ प्रॉपर फ्लो, इन अ स्मूथ फ्लो। तो इट रेफर्स टू द फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजेरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क, मैनेजेरियल मतलब मैनेज करना, और ऑपरेटिंग का मतलब जो, सपोज अगर मैं आप लोग के स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्पल लूँ, मैनेजेरियल मीन्स प्रॉपर मैनेजरियल काम आता है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, लाइट पंखा एसी ठीक से चल रहा है कि नहीं, प्रॉपर चॉक्स डस्टर सबके क्लास में प्रॉपर तरीके से पहुंचा है कि नहीं, स्मार्ट बोर्ड काम कर रहा है कि नहीं, सब कुछ क्लीन है कि नहीं, ये होता है मैनेजरियल वर्क। ऑपरेटिंग क्या होता है, जो टीचर्स क्लास में जाके पढ़ाते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग, की स्कूल इज बना ही है ऑपरेशन, स्कूल का ऑपरेशन इज डिपेंड ऑन द नॉर्मल क्लासेस, तो उनका ऑपरेटिंग टास्क प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो स्ट्रक्चर, ये कैसे क्लासेस होंगे, कितने टाइम पीरियड का होगा, क्या ब्रेक होगा, कब ब्रेक होगा, ये ऑल दिस डिफाइन एज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इतने बजे स्कूल में रिपोर्ट करना, इतने बजे डिस्पर्सल होगा, इतने बजे शॉर्ट ब्रेक, इतने बजे लॉन्ग ब्रेक, ऑल दिस डिफाइन एज फ्रेमवर्क। इसी फ्रेमवर्क को बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इसी स्ट्रक्चर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ डिविजन स्ट्रक्चर, एंड द नेम इटसेल्फ सजेस्ट इट्स मीनिंग, जैसा नाम वैसा काम। फंक्शनल स्ट्रक्चर को, बिकॉज सिंस दिस इज अ रिविजन वीडियो, सो आई विल नॉट गो इनटू द डेप्थ, विल कवर द टॉपिक और उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसका जो इंपॉर्टेंस है, उसका जो नीड है, उसका जो डिफरेंस है, यू पीपल विल रीड एंड लेट मी नो। तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, क्या फ्रेमवर्क होता है, दो तरीके का फ्रेमवर्क होता है, फर्स्ट फंक्शनल स्ट्रक्चर, सेकेंड डिविजनल स्ट्रक्चर, एंड द नेम इटसेल्फ सजेस्ट्स इट्स मीनिंग। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर? फंक्शनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, काम के बेसिस पर। काम के बेसिस पर मतलब सपोज इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, आपके स्कूल का एग्जांपल ले लो, आपके स्कूल में आफ्टर क्लास 10 यू हैव 3 डिपार्टमेंट, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, साइंस वाले टीचर साइंस स्ट्रीम में जाएंगे, कॉमर्स वाले टीचर कॉमर्स स्ट्रीम में जाएंगे, ह्यूमैनिटीज वाले टीचर ह्यूमैनिटीज ग्रुप में जाएंगे। सो ऑल दिस थिंग रेफर्स टू एज फंक्शनल स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, काम क्या करते हैं। लाइक सपोज इफ आई से purchase department, sales department, marketing department, research and development department, all this refers to as functional structure। अगर business point of view से मैं बोलूँ तो purchase department, sales department, marketing department, research and development department, all this department refers to as functional structure। whereas divisional structure on the basis of division, एक ही कंपनी के कितने सारे डिविजन है। like suppose if I'll take the example of Nestle, तो नेस्ले का आपका चॉकलेट भी है, नेस्ले का बेबी प्रोडक्ट्स भी है, नेस्ले आपका नूडल्स भी बनाती है, नेस्ले आपका केक भी, चॉकलेट हो गया, बेबी प्रोडक्ट हो गया, नूडल्स हो गया, कॉफी बनाती है। तो ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ नेस्ले। एक ही कंपनी है और एक ही कंपनी बहुत सारे डिपार्टमेंट में काम, मतलब बहुत सारा डिवीजन है उसका, बहुत सारा अलग अलग बिजनेस है। Now chocolate department is not related with baby food product.
Baby food product is not related with the noodles. Noodles is not related with the other function. तो डिवीजन का मतलब एक ही कंपनी के कितने सारे डिपार्टमेंट है. एक ही कंपनी का फुटवेयर भी हो सकता है, कॉस्मेटिक भी हो सकता है, एजुकेशन भी हो सकता है, ग्रोसरीज भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है. तो उसको बोलते हैं डिवीजन. एक ही कंपनी के अलग अलग काम होंगे, डिवीजन. एक ही कंपनी के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होंगे, उसको बोलेंगे फंक्शनल. अब मैं एक ट्विस्ट बताऊं, एक चीज स्क्रीन में देखना. ट्विस्ट इज, अगर मैं बोलूं नेस्ले कंपनी, जस्ट अ सेकेंड, अगर इफ आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ नेस्ले कंपनी इफ डील्स इन कॉस्मेटिक, नेस्ले कंपनी इफ डील्स इन ग्रोसरी, नेस्ले कंपनी इफ डील्स इन चॉकलेट, नेस्ले कंपनी इफ डील्स इन फुटवेयर, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ डिविजन. कॉस्मेटिक है, ग्रोसरीज है, आपका चॉकलेट है, फुटवेयर है, नेस्ले ये सब कुछ करती है, वो आएगा डिवीजन में. ठीक है. अब सुनो, कॉस्मेटिक के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होंगे, परचेज डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट. ग्रोसरीज का अपना डिपार्टमेंट होगा, चॉकलेट का अपना डिपार्टमेंट होगा, और फुटवेयर का अपना डिपार्टमेंट होगा. तो हम ये बोल सकते हैं डिवीजन स्ट्रक्चर के अंदर में वापस से फंक्शनल स्ट्रक्चर को एग्जीक्यूट किया जाता है. डिविजनल मेजर है, उसके अंडर में फंक्शनल आता है. फंक्शनल के अंदर में डिवीजन नहीं आएगा, डिविजनल के अंदर में फंक्शनल आएगा. तो डिवीजन होगा, उसके बाद फंक्शनल होने का चांसेस है. फाइन. तो डिवीजन मैम कौन सा फॉलो करता है? कंपनी का अगर बहुत बड़ी कंपनी है तो कंपनी दोनों फॉलो करती है, और कोई छोटा मोटा कंपनी विथ वन रेंज ऑफ प्रोडक्ट दे विल फॉलो फंक्शनल स्ट्रक्चर. इफ अ कंपनी हैज वैरायटी और रेंज ऑफ प्रोडक्ट दे विल फॉलो डिविजनल. बट डिविजनल है तो इसका मतलब ये नहीं कि फंक्शनल हम नहीं करेंगे. डिविजन के बाद उसमें फंक्शनल करना इज मैंडेटरी. तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए केस स्टडीज में विच वन इज ऑप्शनल, तो I hope you know the answer. The answer could be divisional, could be optional, because if a company has one range of product and it deals in a small scale और उनका एक ही रेंज ऑफ प्रोडक्ट है, तो डिविजनल पॉसिबल ही नहीं है. फंक्शनल, बट फंक्शनल स्ट्रक्चर हैव टू बी परफॉर्म, इट इज मैंडेटरी, क्योंकि डिविजनल के बाद भी फंक्शनल को परफॉर्म करना पड़ेगा. आई होप आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नेक्स्ट वी हैव एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर. आप लोग फंक्शनल, क्योंकि मैंने फंक्शनल स्ट्रक्चर पढ़ा दिया है, तो उसका क्या एडवांटेज होगा, क्या डिसएडवांटेज होगा, प्लीज आप लोग उसको रीड करना. दिस इज अ थिंग. दोज हु आर न्यू तो काइंडली टेक द स्क्रीनशॉट एंड यू कैन रीड इट, और आपके पास बुक होगा तो उससे आप लोग वहां से पढ़ सकते हो. जो मेरे स्टूडेंट है उनके पास ये पीडीएफ ऑलरेडी होगा, और अगर पीडीएफ चाहिए तो काइंडली टेक्स्ट मी, आई विल सेंड यू. तो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पढ़ लेंगे, क्योंकि मैंने कंसेप्ट पढ़ा दिया है, तो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पढ़ लेंगे. सिमिलरली एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर माइट बी, आ सकता है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल एंड डिविजनल. बट इतना ईजी से नहीं आएगा, आपको केस स्टडीज देगा, यू नीड टू आइडेंटिफाई. मे भी हो सकता है कि दो मार्केट दे, मतलब दो कंपनी के बारे में बोले, और एक कंपनी आपका फंक्शनल परफॉर्म कर रहा होगा और एक कंपनी आपका डिविजनल परफॉर्म कर रहा होगा, और उन दोनों में से आपका होगा अलग अलग, बोलेगा आइडेंटिफाई द कंसेप्ट एंड देन मेक अ डिफरेंशिएट बिटवीन टू. तो क्लॉज ए, क्लॉज बी, 3+3 करके आइडेंटिफिकेशन का 3 मार्क्स और 3 मार्क्स फॉर डिफरेंस. इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं. ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट. आप कुछ भी पढ़ोगे केस स्टडीज पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे. नेक्स्ट वी हैव द फेवरेट टॉपिक ऑफ सीबीएसई. उसको पता नहीं क्या लगाव है सीबीएसई को, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. बहुत ज्यादा प्यार है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल से. तो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल का मतलब इफ एवरीथिंग गोज इन अ फ्लो, if there will be a no communication between the employees of the organization, there will be a direct flow of communication from the top level to the middle level and middle level to the lower level. If these things happen, then the reporting relationship are clearly defined. किसको क्या काम करना है, किसको नहीं करना है. There will be no gossip, there will be no rumor. सिर्फ अपना काम करो, काम करके जाओ. That वाला situation is refers to formal organization. If I'll take
if I'll give you one example, the school institution can be considered as a formal organization, but the tuition centers can be considered as a informal organization. फाइन. तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्योंकि स्कूल आपको जो टेस्ट बोलेगा, जब एग्जाम शेड्यूल करेगा, जब आपको बोलेगा तो आपको वो फॉलो करना पड़ता है. आप उसमें इफ नाउ बट नहीं पूछ सकते हो. बट इन केस ऑफ ट्यूशन, व्हेन टीचर इज नॉट अवेलेबल, अगर क्लास कैंसिल करना हो तो क्लास कैंसिल कर देते हैं, एक्स्ट्रा क्लास देना हो तो एक्स्ट्रा क्लास दे देते हैं, टेस्ट अपने अकॉर्डिंग डिफाइंड डिस्कस करके कर सकते हैं. तो दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. विच वन इज बेस्ट फॉर द कंपनी? आप किसी एक को डिफाइन नहीं कर सकते. देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. कोई भी आप ये नहीं बोल सकते हो कि नहीं फॉर्मल इज 100% गुड. अभी हम लोग पढ़ेंगे नीचे में डिसएडवांटेज. और आप ये नहीं बोल सकते हो कि इनफॉर्मल इज 100% गुड. अगर फॉर्मल होगा तो क्या डिसएडवांटेज होने के चांसेस है? फॉर्मल होगा तो देर विल बी अ लाइक आफ्टर सर्टेन टाइम देर विल बी अ मोनोटोनस, क्योंकि आप तो बात नहीं कर रहे हो, अपने आइडियाज एक्सचेंज नहीं कर रहे हो, आपका क्रिएटिविटी खत्म. क्रिएटिविटी, क्योंकि आपको जो बोला जाएगा आप वैसे ही करोगे, आप अपने तरीके से कुछ अप्लाई नहीं कर सकते हो. तो दैट इज वन डिसएडवांटेज. तो द थिंग इज कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आपका क्रिएटिविटी कम हो जाता है, मोनोटोनस हो जाता है, आपको चीज़ें प्रॉपर तरीके से फॉलो करना पड़ती है, तो वो चीज़ें आपका एक जो एफिशिएंसी है वो कम कर देता है. बट इन केस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे सबको अपना अपना डिपार्टमेंट दे दिया गया है, आप अपना काम करो जैसे करो. उसमें गॉसिप्स होते हैं, र्यूमर्स होते हैं, आपका काम में देरी होता है, कोई डिसीजन जल्दी से नहीं ले पाएंगे. डिसीजन मेकिंग ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है. एक चीज़ मैं दिखाऊंगी यहाँ पे, देखो. सपोज इफ आई टॉक अबाउट द फॉर्मल का डिसएडवांटेज में क्या लिखा हुआ है? डिले इन एक्शन, लैक ऑफ इनिशिएटिव एंड इग्नोर्स ह्यूमन एलिमेंट. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन को तो छोड़ो, सिर्फ काम काम काम, सिर्फ काम को इंपॉर्टेंस दिया जाता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैक ऑफ इनिशिएटिव? लैक ऑफ इनिशिएटिव का मतलब होता है कि कोई भी क्रिएटिविटी नहीं है, आपको जो काम बोला गया है आप वही करोगे. और यहाँ पे देखो डिसएडवांटेज में लिखा हुआ है डिले इन एक्शन. नाउ डिले इन एक्शन का मतलब कि हो सकता है बिकॉज हायरार्की मेंटेन करना पड़ता है. आप लोग लेवल में अपने पढ़े हो कि देयर विल बी अ टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल. आपको लगता है रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ 3 लेवल में काम कंप्लीट हो जाएगा? सिर्फ वर्कर के बाद सीधा मैनेजर और मैनेजर के बाद सीधा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, क्या ये पॉसिबल है? आप रियल लाइफ में जाओगे तो एचआर है, तो असिस्टेंट है, तो जूनियर है, तो सीनियर है, उसी में कितना हायरार्की है. तो द थिंग इज कि एक्शन को ट्रांसफर, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने में, चीज़ों को समझने में आपका काम देरी हो जाता है. ये हो गया डिसएडवांटेज. बट एडवांटेज देखो क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है, यूनिटी ऑफ कमांड, सब एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं, ड्यूटी सबको क्लियर है, ऑब्जेक्टिव क्या करना है क्या नहीं सब पता है, और स्टेबिलिटी मिलता है. बट वहीं इनफॉर्मल में आते हैं. इनफॉर्मल में देखो क्या लिखा हुआ है? स्प्रेड र्यूमर्स, रेजिस्टेंस टू चेंज. रेजिस्टेंस टू चेंज मतलब जल्दी इजिली चेंज होना नहीं चाहते हैं. एंड प्रेशर ऑफ ग्रुप नॉर्म्स. प्रेशर ऑफ ग्रुप नॉर्म्स मतलब क्योंकि एक इंसान से तो बिजनेस नहीं चलता, वहाँ पे ग्रुप्स होते हैं, तो ग्रुप जैसा बोलेगा आपको वैसे करना पड़ेगा नो मैटर व्हाट. और यहाँ पे लिखा हुआ है फास्टर कम्युनिकेशन, बिकॉज अलग अलग डिपार्टमेंट. सपोज आई एम हैंडलिंग कॉमर्स डिपार्टमेंट इन माई स्कूल, तो कॉमर्स रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी आई विल टेक डिसीजन, आई डोंट नीड टू आस्क फ्रॉम एनीवन एल्स. तो साइंस डिपार्टमेंट जो साइंस के एचओडी होंगे वो अपने डिसीजन लेंगे और डिपार्टमेंट को बता देंगे, या जो हायर लेवल उनको बता देंगे, किसी और से पूछने का जरूरत नहीं है. कॉमर्स मेरे अंडर में, आई विल टेक द डिसीजन, जो मेरे को करना है कॉमर्स रिलेटेड आई विल डू. तो फास्टर कम्युनिकेशन, चीज़ें जल्दी होने के चांसेस इसमें होते हैं. फुलफिल सोशल नीड्स एंड हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. Clear? Now the next concept is concept of delegation. Very 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 important. What is the meaning of the word delegation? First we need to understand the meaning. Transfer of ownership. Transfer of responsibilities. My bad. ट्रांसफर ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज या ऑथोरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट. आपको पूरा का पूरा ऑथोरिटी मतलब ओनरशिप, मतलब ये नहीं कि आपको हम पूरा अपना सब कुछ दे रहे हैं, नहीं, आपको हम एक अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, विश्वास करके, ट्रस्ट करके. काम मेरे को ही करना है, बट मेरे अंडर में अगर आप हो, मेरे सबऑर्डिनेट हो, मेरा हेल्पिंग हैंड हो, तो हम आपका काम
करके दे रहे हैं, आप मेरा ये काम करके दो, उसके बदले में यू विल बी आंसरेबल एंड आई विल बी आंसरेबल टू द मैनेजमेंट। तो डेलीगेशन का मतलब होता है इट इज अ ट्रांसफर ऑफ ऑथोरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। लाइक सपोज इफ आई विल गिव यू वन एग्जांपल, द बेस्ट एग्जांपल, वेट, स्कूल में अगर मैं स्कूल का हायरार्की बोलूं, स्कूल में सबसे पहले हायरार्की अगर होगा तो वो होते हैं, कौन होते हैं, एक सेकेंड, ओके। सो इफ आई टॉक अबाउट द स्कूल हायरार्की, तो स्कूल हायरार्की में सबसे पहला, अगर आप लोग को लग रहा है कि द फर्स्ट हायरार्की विल बी द प्रिंसिपल, तो आप लोग बहुत गलत हो। सबसे पहला हायरार्की होता है एमडी का, मैनेजिंग डायरेक्टर, जो एक्चुअल में स्कूल जिन्होंने बनाया है। उसके बाद आता है ऑब्वियसली एमडी कैन नॉट सी द एवरीथिंग अपने से, तो वो एक हायर करते हैं सीईओ या अपने असिस्टेंट को, फाइन। असिस्टेंट और जो सीईओ होंगे वो डायरेक्ट करते हैं प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल के अंडर में आते हैं वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के अंडर में आते हैं कोऑर्डिनेटर्स, अगर मैं स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, और कोऑर्डिनेटर्स के अंदर में आते हैं हम टीचर्स। एम आई क्लियर? तो दीज आर द हायरार्की। तो डिसेंट्रलाइज, सॉरी, हम लोग पढ़े थे डेलीगेशन। डेलीगेशन में ट्रांसफर ऑफ ऑथोरिटी फ्रॉम द सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, इस तरीके से हायरार्की मेंटेन होता है और इस तरीके से ऑथोरिटी दिया जाता है। एमडी सर कैन नॉट टीच, प्रिंसिपल मैम मैनेज, प्लस उनको पढ़ाना आता है बट वो पढ़ा नहीं सकती है बिकॉज ऑफ अदर वर्क। वाइस प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर, ये लोग क्लास लेते हैं बट जितना टीचर्स क्लास लेते हैं उतना नहीं। तो हायरार्की इसी तरीके से मेंटेन होगा। डेलीगेशन का मतलब होता है ये अपना ऑथोरिटी सीईओ को देके रखे, काम को कंप्लीट करवा के दो। सीईओ प्रिंसिपल को देके रखे, प्रिंसिपल रूटीन बनाते हैं और रूटीन बना के हम टीचर्स को देते हैं, काम को कंप्लीट करके देना है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैंने काम दे दिया तो स्कूल आपका हो गया, टीचर्स स्कूल का, मतलब जो स्कूल है वो टीचर्स का हो गया। नो, वी आर जस्ट एन एम्प्लॉय। जैसे हम एम्प्लॉयज है वैसे प्रिंसिपल मैम भी इज इन एम्प्लॉय, प्रिंसिपल मैम या प्रिंसिपल सर जो भी है वो भी एम्प्लॉय है। तो वी आर ओनली ट्रांसफरिंग द ऑथोरिटी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। एंड वो वन पर्सन टू अनदर पर्सन कौन है? वो वन पर्सन इज अ टॉप लेवल मैनेजर टू द सबऑर्डिनेट टू द लोअर लेवल, एंड डेलीगेशन इज ऑलवेज परफॉर्म फ्रॉम द टॉप लेवल टू द लोअर लेवल, नॉट फ्रॉम द लोअर टू द टॉप। तो डेलीगेशन का मतलब होता है आप अपना ऑथोरिटी, आप अपना थोड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर करते हो सामने वालों को, जिससे आपका वर्कलोड थोड़ा सा कम हो। अगर एक ही पर्सन सभी कुछ करने लगे तब तो हो गया, ठीक है। तो कंसेप्ट ऑफ डेलीगेशन, इट इज अ ट्रांसफर ऑफ ऑथोरिटी फ्रॉम वन पर्सन फ्रॉम द सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, एंट्रस्टमेंट, ट्रस्ट करके, ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस, कि आप जो भी काम आपको दिया जा रहा है तो यू नीड टू बी आंसरेबल। लाइक सपोज आई एम गिविंग द बेस्ट एग्जांपल, जैसे घर में पापा लोग एवरीथिंग इज मैनेज बाय आवर फादर्स, पापा लोग सब कुछ मैनेज करते हैं, ये वो करते हैं। किसी एक दिन पापा ने बोला कि बेटा जाओ ये बिजली का बिल भर कर आ जाओ, ठीक है, आपको पैसा दिया, आपको सब कुछ दिया, आपको कर आए। बेटा ने पैसा, बिजली का बिल भरा ही नहीं और 2 दिन के बाद बिजली कट गई। हु विल बी आंसरेबल टू होम? बेटा इज रेस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग आंसर टू हिज पापा कि उसने क्यों नहीं बिजली का बिल भरा। ट्रस्ट करके उसके पापा ने उसको पैसा दिया था कि बेटा जाओ बिजली का बिल भर कर आना, बेटे ने वो पैसा उड़ा दिया, खर्च कर दिए, और वो अकाउंटेबल होगा। अब अकाउंटेबल होगा कि आपने बिजली का बिल क्यों नहीं भरा, बट पापा इज आंसरेबल टू मम्मी ऑब्वियसली कि क्यों नहीं भरा, आपने उस पर क्यों ट्रस्ट किया। वो बेटा से नहीं पूछने जाएगी मम्मी, मम्मी किससे पूछेगी? पापा से पूछेगी। तो दिस इज कॉल्ड डेलीगेशन एट होम। नेक्स्ट वी हैव द एलिमेंट्स कॉम्पोनेंट, थोड़ा सा हेजी है सो प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। दिस इज द टॉपिक नेम एलिमेंट्स और कॉम्पोनेंट्स ऑफ डेलीगेशन। मतलब डेलीगेशन करने के लिए क्या क्या चीजों का होना जरूरी है। सबसे पहला ऑथोरिटी होना जरूरी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ऑथोरिटी? मेरे पास पावर तो हो कि हम कुछ ट्रांसफर कर सके, कि हाँ मेरे पास ऑथोरिटी है कि नहीं हम ये काम आपको दे सकते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी, हम अगर मेरे पास पावर है कि हम काम दे सकते हैं तो किसी सामने वाला के पास भी तो होना चाहिए कि हम कोई मेरा काम ले। टीचर एंड स्टूडेंट, ये जो रिलेशन है टीचर और स्टूडेंट, टीचर हैज द ऑथोरिटी टू गिव वर्क
बट अगर स्टूडेंट ही नहीं रहेगा सामने में तो किसको हम देंगे? तो द थिंग इज कि सामने में ऑथोरिटी मेरे पास है, रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट का होता है कि वो किस तरीके से काम को करेगा, एंड अकाउंटेबिलिटी किसका अकाउंटेबिलिटी होता है? स्टूडेंट का ही अकाउंटेबिलिटी होता है कि वो किस तरीके से किया है या क्यों नहीं किया है या कितना हुआ है, ये सब। ऑथोरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। एंड ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी को तो हम लोग चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में भी पढ़कर आए हैं। ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी गो हैंड इन हैंड। विदाउट ऑथोरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी का कोई सेंस नहीं है, विदाउट रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी ऑथोरिटी का कोई सेंस नहीं है, और ऑथोरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी होने से यू आर अकाउंटेबल टू दैट पर्सन एज वेल। These are the components of delegation. Importance आप लोग पढ़ लेंगे। नेक्स्ट वी हैव सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। चैप्टर 2 में हमने पढ़ा हुआ है, क्विकली कंप्लीट करेंगे। सेंट्रलाइजेशन is a system where everything is managed, controlled by the top level management. And decentralization is a system where everything, where सारे डिपार्टमेंट को काम दे दिया जाएगा, आपको काम करो, कैसे करना है कैसे नहीं वो आपका डिपार्टमेंट है। मतलब चीजों को डिवाइड करना टू डिफरेंट डिपार्टमेंट इज डिसेंट्रलाइजेशन, और प्रॉपर तरीके से टॉप लेवल ही सब कुछ संभालेंगे, डिसीजन डिपार्टमेंट एवरीथिंग इज मैनेज बाय द सेंट्रलाइजेशन। एम आई क्लियर? ये तो हमने चैप्टर 2 में पढ़ा ही हुआ है। बट सीबीएसई में एक बार एक क्वेश्चन आया था, दैट decentralization, just a second, decentralization or delegation, which is mandatory, which is मैंडेटरी। सीबीएसई में एक क्वेश्चन आया हुआ है, डिसेंट्रलाइज और डेलीगेशन में विच वन इज ऑप्शनल एंड विच वन इज मैंडेटरी। सो द क्वेश्चन इज डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन, विच वन इज मैंडेटरी एंड विच वन इज ऑप्शनल। ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा फंक्शन करना ही पड़ेगा और कौन सा फंक्शन को आप ऑप्शनल कर सकते हो, मतलब करे या नहीं करे मैटर नहीं करता है। द आंसर इज, ये जब क्वेश्चन आया था majority बच्चों ने गलत लिखा था। द आंसर इज decentralization is optional, delegation is mandatory. And why decentralization is optional? Because there are two system. अभी मैंने बोला बिजनेस में या तो सेंट्रलाइजेशन होगा या तो डिसेंट्रलाइजेशन होगा। तो अगर ऐसा नहीं है कि डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो करना ही करना है, बट बिजनेस में डेलीगेशन तो करना ही करना है, आपको अपने काम को ट्रांसफर करना ही पड़ेगा। विदाउट ट्रांसफरिंग योर वर्क यू कैन नॉट परफॉर्म। इवन इन द सेंट्रलाइजेशन सिस्टम जहां पे एवरीथिंग इज मैनेज कंट्रोल डन बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट, वहां भी डेलीगेशन होता है। जहां पे डिसेंट्रलाइजेशन होता है वहां भी डेलीगेशन होता है, क्योंकि डेलीगेशन इज मैंडेटरी, वो आपको करना ही पड़ेगा नो मैटर व्हाट। तो डिसेंट्रलाइजेशन इज ऑप्शनल बिकॉज देयर आर अदर सिस्टम एज वेल। सेंट्रलाइजेशन भी है तो वो भी फॉलो हो सकता है, और डेलीगेशन इज आपका मैंडेटरी। रिलायंस कंपनी एंड टाटा कंपनी, टाटा कंपनी को वी कैन कंसिडर इट एज आपका, टाटा कंपनी को विल कंसिडर एज कुछ कुछ टाटा को, नॉट, हम ये नहीं बोलेंगे कि टाटा का सारा कंपनी, क्योंकि उसका टाटा स्टील है, टीसीएस है, बहुत सारे अलग अलग वो चीज़ है। तो अगर टाटा कुछ कुछ चीज़ों का बारे में बोला जाए तो टाटा फॉलोज डिसेंट्रलाइजेशन। वहाँ पे ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट इज इंपॉर्टेंट एंड दे टेक द ओपिनियन ऑफ देयर एम्प्लॉयज एज वेल। Whereas in Reliance में everything is done, managed and controlled by the top level management। वहाँ पे जो lower level है या जो middle level है उनका creativity कुछ नहीं, उनको जो जैसे बोला जाएगा वैसे ही करना पड़ेगा। तो Reliance follows centralization and Tata, some of the group of the Tata follows decentralization. I hope I am clear. Next we have importance of decentralization। थोड़ा सा PDF hazy हो गया है। इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन हमने ऊपर में पढ़ा है, पढ़कर आए हैं डेलीगेशन का इम्पोर्टेंस, नीचे पढ़ेंगे डिसेंट्रलाइजेशन का इम्पोर्टेंस। और डिफरेंस बिटवीन, बुक ओपन करोगे यू विल गेट द डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन लिख लेंगे। डिफरेंस बिटवीन, चार डिफरेंस पढ़ना है, डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, formal organization, informal organization, and functional structure, divisional structure. That's all of आपका
कौन सा स्ट्रक्चर? ये आपका ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट।